तो हेलो गाइज, आज हम एक न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक चाइनीज शहर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस होती है और साथ ही साथ यहाँ पर सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दिन सिटी पर एक जायंट फ्रॉग अटैक कर देती है। इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर बाहर रही होती है। इसकी वजह से सिटी में तबाही मच जाती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है सुपर हीरो की, इस कूपी सीरीज में इमोर्टल कहा गया है। वो सभी मिलकर फ्रॉग के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रॉग के सामने वो सभी हार जाते हैं। और साथ ही साथ फ्रॉग अपनी पावर से उन सुपर हीरो में से एक को अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अभी हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो बाहर क्या हो रही है उसके बारे में उसे पता नहीं होती है। वो एक दुकान में जाती है और वहाँ से एक नूडल्स के पैकेट को खरीदती है और उसे फाड़ कर मसाला दे करके उसे खाने लगती है। तभी हीरो में से एक, जिसका नाम जू है, वो उस बच्चे को खतरे के बारे में वार्न करने लगती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर में होती है, जिसकी वजह से उसका आवाज उस बच्चे तक पहुंच नहीं पा रही होती है। वो फ्रॉग की हमले से बचते हुए बच्चे को एक साइड में लेकर के आ जाती है और उस बच्चे को अपने घर जाने के लिए कह देती है। उसके बाद जू फ्रॉग के साथ लड़ने के लिए जाता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें बताया जाता है कि जू ने अकेले उस फ्रॉग को हरा दिया है, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा स्टैचू स्कूल में लगाया गया है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम वांग होती है। उसका स्कूल में पहला दिन था। तभी वहाँ पर कुछ सीनियर आकर के उसको बोली करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के बीच में एक धमाका होती है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सुन होती है। उसने ही ये धमाका किया है और उसका भी आज स्कूल में पहला दिन था। उससे डर कर सीनियर वहाँ से भाग जाते हैं। आगे सुन वांग से फ्रेंडशिप करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वांग उसके साथ फ्रेंडशिप करने की बजाय को अपनी जान बचाने के लिए कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे देखकर सुन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो ये सोचने लगती है कि कल के आए लौंडे ने कैसे उसका मजाक बना दिया। जिसके बाद हमें सभी स्टूडेंट को एक हॉल के सामने दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फ्रेशर स्टूडेंट किस क्लास में जाएंगे, क्लास ऑर्डिनरी या फिर क्लास इलाइट में जाएंगे, और उसको डिसाइड किया जाता है एक फ्रॉग के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर अटैक करने के लिए। इसमें आप लोगों को बता दूं, ये वही फ्रॉग है जो हमें पहले दिखाया गया था, जो सिटी के ऊपर अटैक कर दिया था, और हमें उसके साथ इमोर्टल हीरो की फाइट को भी दिखाया गया था। उसके बाद हमें उसी फ्रॉग को दिखाया जाता है जो एक जगह पर कैद होती है। तभी सभी स्टूडेंट एक एक करके अपनी पावर से उसी फ्रॉग के ऊपर हिट करने लगते हैं। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट क्लास ऑर्डिनरी में जाते हैं और कुछ स्टूडेंट क्लास इलाइट में जाते हैं। जब ये सब हो रहा था तभी हमें फ्रॉग को दिखाया जाता है। तभी जायंट फ्रॉग कहने लगती है कि पिछले 10 सालों से कॉलेज वाले स्टूडेंट की पावर जानने के लिए मेरी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसमें मेरा भी फायदा होती है, क्योंकि जब भी कोई नया लड़का मेरे ऊपर हिट करती है तो मैं उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी पावर थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगती है। और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लूंगा और तब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। तभी हमें सुन को दिखाया जाता है जो अपनी पावर टेस्ट करने के लिए अंदर जाती है और वो सभी लोगों को अपने पावर का नमूना दिखाने के लिए फ्रॉग के ऊपर काफी जोरदार पंच कर देती है, जिसकी वजह से फ्रॉग कुछ कदम पीछे हट जाती है। इससे देखकर मिस्टर वांग, जो सभी स्टूडेंट के ऊपर नजर रख रहे थे, वो भी हैरान हो जाते हैं और सुन क्लास इलाइट में सिलेक्ट हो जाती है। इसके बाद बंग का बारी आती है और वो भी अपनी पावर टेस्ट करने के लिए अंदर जाती है और वो सोचने लगती है कि क्लास ऑर्डिनरी में जाने के लिए उसे बस 400 पॉइंट की जरूरत है। और जैसे ही बंग फ्रॉग के पास जाती है, फ्रॉग उसे देखकर डर जाती है और कहता है ये बंदा यहाँ पर कैसे आया। अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जू ने जायंट फ्रॉग के साथ लड़ने के लिए जा रहा था, तो फ्रॉग ने उसको एक ही झटके में मारकर उसे दूसरी साइड कर दिया था। तभी वहाँ पर वो बच्चा आ जाती है और अपनी लूडूस का पैकेट लेने के लिए उस जायंट फ्रॉग के ऊपर एक अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो फ्रॉग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो बच्चा और कहीं नहीं बल्कि बंग था। इसीलिए प्रेजेंट में बंग को देख करके जायंट फ्रॉग काफी ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसका पावर बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा खतरनाक होती है। आगे हम बंग को देखते हैं जो जायंट फ्रॉग के ऊपर एक हल्का सा अटैक करती है, लेकिन उसकी इतनी हल्की अटैक से भी फ्रॉग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपनी जगह पर पलट गया था, जिसे देखकर बाहर खड़े सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सबकी मुंह खुला का खुला रह जाती है। वो सभी सोचने लगते हैं जिसको हमने इतना ज्यादा कमजोर समझा था, उसने एक ही अटैक में फ्रॉग की स्पिरिचुअल पावर खत्म कर दी थी। ये देखकर सोन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद बंग को क्लास इलाइट में डाल दिया जाता है। आगे हमें क्लास इलाइट का एक लेक्चर को दिखाया जाता है जहाँ पर बंग भी सभी स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था और वहाँ पर टीचर समनिंग मैजिक के बारे में स्टूडेंट को सिखा रहा था, जिसको कि सबसे पहले चेन नामक एक स्टूडेंट ट्राई करती है। और जब वो अपनी समनिंग मैजिक की मंत्र को पढ़ रहा था, मानो कि ऐसा लग रहा था वो किसी खतरनाक चीज को समन कर रही है,
लेकिन जब उसका समनिंग मैजिक खत्म होती है तो उसके हाथ में एक खिलौना आ जाती है। इसे देखकर सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद क्लास का सभी स्टूडेंट अपनी अपनी समनिंग मैजिक से कुछ न कुछ समन कर रहे थे। इस दौरान सुन एक स्पिरिचुअल बीस्ट यानी कि एक डॉग को समन करती है, लेकिन उसकी इतनी पावर नहीं थी कि वो पूरी की पूरी डॉग को समन कर सके। वो उस डॉग की सिर्फ हड्डियां को ही समन कर पाई है। इसके कारण वहाँ पर सिर्फ डॉग की हड्डियां ही आती है। अब क्लास की सभी स्टूडेंट ने बेसिक मैजिक करना सीख गए थे, मगर टीचर नोटिस करती है कि बंग ने किसी को भी समन नहीं किया था। इसीलिए वो बंग को अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर बंग ना चाहते हुए भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होती है और सब लोग कोई चीज को देख करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग भूत देख लिए थे। अभी हमें वहाँ पर उसी जाइंट फ्रॉग को दिखाया जाता है, जिसको कि बंग ने अपनी समनिंग मैजिक से वहाँ पर समन किया था। और वो फ्रॉग बंग को एक बार फिर से अपने सामने देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था बंग उसके पीछे ही पड़ गया है। आगे जाइंट फ्रॉग को देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो कि उनकी समन किए गए डॉग को अपनी पावर से उसी जाइंट फ्रॉग के ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद टीचर ने अपनी पावर से उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देती है और वहाँ पर एक फुल डॉग आ जाती है, जिसे देखकर सब स्टूडेंट को डॉग काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन ये सब जो जाइंट फ्रॉग डॉग में बदल गया था उसे जरा भी पसंद नहीं आती है। तभी हम देखते हैं कि बंग क्लास से बाहर जाने लगती है, जिससे देखकर टीचर समझ जाती है कि बंग कोई साधारण बच्चा नहीं है, क्योंकि उसकी पावर बाकी बच्चे से काफी ज्यादा अलग है। इसके बाद हमें उसकी फादर को दिखाया जाता है, जिसका नाम मिस्टर वेंग होती है। और हम देखते हैं कि वो किसी हॉस्पिटल में होते हैं और किसी वक्त वेंग का जन्म हो सकती है। तभी नर्स घबराई हुई ऑपरेशन रूम से बाहर आती है, जिसे देखकर मिस्टर वेंग पूछते हैं क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर नर्स कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसका फादर सोचने लगते हैं कि लगता है वो डिलीवरी के टाइम पे शायद उसका बच्चा नहीं रहा। लेकिन तभी नर्स बताती है कि आपका बच्चा सही सलामत है। और हैरानी की बात तो ये है कि आपका बच्चा खुद ही चलकर आ रहा है, जिस पर मिस्टर वेंग को विश्वास नहीं होता है। लेकिन जब वो अपनी बच्चे को देखता है तो वो हैरान हो जाती है कि उसका बच्चा चलकर आ रहा है, जिसे देखकर के उसे यकीन नहीं होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम वेंग की मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग वेंग के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर के आए थे, जो काफी एक्सपेंसिव और रेयर स्वॉर्ड मानी जाती है। अगर इस स्वॉर्ड को अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। आगे वेंग का डैड कहते हैं कि उन्होंने अपनी 6 महीने की सेविंग इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए स्पेंड किए हैं। ये सब देखकर हमेशा लगता है कि वो वेंग को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जल्दी ही हम देख पाते हैं कि वेंग का डैड इस स्वॉर्ड को बचपन से पाना चाहते हैं और उन्होंने वेंग के बहाने आखिर वो स्वॉर्ड खरीद ही ली। वहीं अगर हम वेंग की मॉम की बात करें तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए असली स्वॉर्ड जगह पर नकली स्वॉर्ड खरीदी है, जिसके बारे में मिस्टर वेंग को भी पता नहीं होता है। आगे वेंग की मॉम डैड वेंग को स्वॉर्ड पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वेंग को पता होती है कि ये स्वॉर्ड नकली है, अगर वो इस स्वॉर्ड को पकड़ेगा तो ये टूट जाएगा और इसे देखकर वेंग की मॉम डैड के बीच में भी झगड़ा हो सकती है। तभी वेंग सोचने लगती है कि आखिर मुझे इस टाइम क्या करना चाहिए, और थोड़ी देर बाद वो अपना झूला खराब कर देती है, जिसे देखकर उसका मॉम डैड का ध्यान उसके तरफ चली जाती है और वो लोग स्वॉर्ड को भूल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे जैसे वेंग बड़ा हो रही होती है उसका पावर भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही होती है और उसने 6 साल की उम्र में जाइंट फ्रॉग को मार दिया था और ये सब उसकी पेरेंट्स ने दूर से भी देख लिया था, जिसकी वजह से उनको अंदाजा हो गया था कि वेंग काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके कारण वो अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद वेंग के लिए एमुलेट बनाया था, जो कि उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल में रख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वेंग बड़ा हो रहा था उसका एमुलेट की पावर खत्म हो रहा था, इसकी वजह से वेंग का मॉम उसके लिए एक गोल्डन पिल लाया था और उस पिल को उसको देना शुरू कर दिया था। ये पिल उसकी पावर को काफी हद तक कम कर रहा था। जिसके बाद हम वेंग की मॉम डैड को बात करते हुए देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से वेंग की देखभाल करते करते उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि जब वेंग 6 साल की थी तभी उन लोगों ने वेंग के लिए केक लेकर के लाए थे। जब वेंग ने कैंडल बुझाने के लिए उस पर फूंक मारती है तो पूरे ही घर में आग लग जाती है। वहीं स्कूल की बच्चे के साथ खेलते वक्त भी उसकी पावर ने उस बच्चे को वहां से दूर उड़ा दी थी। अब सीन शिफ्ट होती है और प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर क्लास के सभी स्टूडेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए वोट मांग रहे थे और इसके लिए वो सभी बच्चे बहुत कुछ करने लगते हैं। लेकिन वेंग को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो सीधे वहां से शॉप में नूडल्स की पैकेट खरीदने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर नूडल्स की सारी पैकेट खरीद लेती है और वो स्टूडेंट को बताती है कि उन्हें जो चाहिए फ्री में ले सकते हैं, बदले में उन्हें सुन को वोट देना होगा। ये बात सुनकर बाकी के कंपटीटर को जरा भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहां पर सुन आ जाती है, जो अपनी ब्यूटी और मीठी मीठी बातों से सभी लोगों को अपनी तरफ करने लगती है।
लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। तब यहाँ वेंग को दिखाया जाता है जिसको कि नूडल्स की पैकेट चाहिए था, जिसकी वजह से वो उनको वोट देने के लिए राजी हो जाती है। और उसकी बात सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको वोट देने के लिए आगे चले आते हैं। और जो लोग वोट देने के लिए राजी नहीं थे, सुन अपनी मर्जी से उन सभी को बस में कर लेती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग भी उसे वोट देने के लिए राजी हो गए थे। अब ये सब पॉसिबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ बैंक की वजह से। इसीलिए सुन उसे ढूंढने लगती है। तभी उसका बॉडीगार्ड कहती है कि वो कब से यहाँ से चला गया और उसने आपको ये सोने का पिल देने के लिए कहा, जो कि असल में बैंक की मॉम ने उसे खाने के लिए दिया था ताकि उसकी पावर कम हो जाए। अब ये जानने के बाद कि बैंक ने उसे सोने का पिल दिया है, इसीलिए वो सोचने लगती है कि शायद बैंक ने उसको पसंद किया है। इसके बाद हमें सीधे क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मिस्टर बैंक जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं, वो सभी बच्चे को देख करके समझ जाते हैं कि सुन ने उन सभी के ऊपर मैजिक करके अपनी बस में कर लिया है। इसीलिए वो आज क्लास में यही मैजिक करना सिखाएंगे। आगे वो बताते हैं कि कई सालों पहले सीडक्टिव मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू हुआ था और ये मैजिक जितना फायदेमंद है उतना खतरनाक भी, क्योंकि इस मैजिक का इस्तेमाल करके हम सामने वालों को अपना फैन बना सकते हैं और जो चाहे उससे करवा सकते हैं। तभी गुओ पूछता है कि इस मैजिक से कैसे बचा जा सकता है। इस पर वो टीचर कहती है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पावर वाला बंदा अपने आप को खुद बचा सकती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि क्लास में वेंग के अलावा बाकी सभी स्टूडेंट्स उनके कंट्रोल में होते हैं। और ये सब हम बता सकते हैं कि उन सभी बच्चे के ऊपर सुन का नाम लिखा हुआ था, जो वेंग के ऊपर नहीं था। तभी सुन अचानक से वेंग की तरफ देखती है, जो कि पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था, और उसे देखकर सुन शर्मा जाती है। वहीं बैंक सोच रहा था जो पिल मैंने सुन की बॉडीगार्ड को दिया था, शायद वो बॉडीगार्ड ने सुन को दिया ही नहीं, और वो इसीलिए अपनी पिल के बारे में सुन को पूछने लगती है। और साथ ही वो लूडोस के बारे में भी उसको थैंक्स कहने लगती है, और वो ये सब इशारों में कह रही होती है। और ये सब देखकर सुन को लगती है कि वो पिल के बारे में पूछ रही होती है, और ये भी लड्डू खाने पर उसकी पावर बढ़ जाएगी। जिसके बाद सुन उस पिल को खा जाती है। ये देखकर बैंक के चेहरे पर 12 बज जाती है, क्योंकि ये पिल खाने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और ये पिल को उसकी मॉम डैड ने दिया था। तभी हम सोन को देखते हैं जो उस पिल को खाने के बाद उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी पावर कम होने की वजह से वो जितने सारे बच्चे के ऊपर अपनी पावर यूज किया था वो सभी पावर टूट जाती है। तभी हम सोन को देखते हैं जो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। तभी उसको टीचर ने अपने पास बुलाती है। इसकी वजह से हम सोन को देखते हैं वो अच्छे से खड़ा भी नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से वो आगे जा रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाती है और वो नीचे गिर नहीं पा रहा था। तभी वेंग उसे आकर एक हीरो की तरह बचा लेती है। तभी टीचर वेंग को बुलाती है, जिसकी वजह से वो सुन को पकड़ा हुआ था उसे छोड़ देती है। इसकी वजह से सुन नीचे गिर जाती है। इसके बाद टीचर अनाउंसमेंट करते हैं कि चेन को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके बाद हम चेन को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं जब स्कूल छुट्टियां होने के बाद सभी स्टूडेंट अपनी घर जा रहे थे, तभी हम मिस्टर वेंग को किसी से फोन पर बात करते हुए देखते हैं, और वो सामने वाले को वेंग के बारे में बता रहे थे कि वेंग कोई साधारण बच्चा नहीं है। मुझे लगता है कि वेंग के अंदर कोई स्पेशल पावर है। वही हम देखते हैं कि मिस्टर वेंग ये सब जू को बता रहे थे, जिससे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था। वही हमें सुन को दिखाया जाता है जो घर आने के बाद भी बैंक के बारे में सोची जा रही होती है कि वो मुझे कैसे हर्ट कर सकता है। उसने जरूर गलती से मुझे ये पिल दिया होगा। वो बैंक को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही होती है, जिसके कारण बैंक को काफी ज्यादा चीखें आने लगती है, बिल्कुल किसी कपल के तरह। तब सीन शिफ्ट होती है और हमें स्कूल को दिखाया जाता है, और ऐसा लग रहा था कि स्कूल में कोई टेस्ट होने वाला है, और उसके लिए चीन अपने घर से एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर के आया था। उसमें सोने की पिल बनाकर सोन को इम्प्रेस कर सके। तभी वहाँ पर एक बॉडी सिक कार आती है और वहाँ पर बॉडीगार्ड की लाइन लग जाती है। रेड कारपेट बिछाया जाता है और कार में से सोन बाहर आती है, जिसे देखकर चेन उसको आवाज देने लगती है, लेकिन सोन उसको इग्नोर मार के चली जाती है वैंग के पास, और बेचारा चेन शर्म से पत्थर बन जाती है। अब जैसे ही सोन वैंग को आवाज लगाती है, तभी वेंग देखती है कि सोन के माथे के ऊपर किसी तरह की सिंबल बना हुआ है, और उस सिंबल को मिटाने के लिए सीधे ही उसको टच करती है। और ये सीन देखकर सोन की सारी बॉडीगार्ड की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनको क्या पता वेंग ने सिंबल मिटाने के लिए उसको टच किया था। और जैसे ही सिंबल टूट जाती है, वेंग वहां से चुपचाप चली जाती है, और हम सोन को देखते हैं कि वो सोन से लाल पीली हो रही थी। उसे लग रहा था कि वेंग उसे पसंद करता है। उसके बाद हमें सीधे क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर सोन की पिल बनाने की रेसिपी को सिखाने वाले हैं।
वो सभी स्टूडेंट को कहती है कि जैसे जैसे मैं करूंगी तुम सभी लोग फॉलो करना। लेकिन टीचर बहुत ही ज्यादा फास्टली रेसिपी को बनाकर खत्म कर देती है, जिसकी वजह से किसी को कोई भी समझ में नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद भी वो सभी स्टूडेंट टीचर को कुछ नहीं कहते और बुक में से पढ़कर वह सभी लोग रेसिपी को शुरू करते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि सभी लोग घर से कुछ ना कुछ चीजें लेकर के आए थे, जैसे कि सुन ने एक बड़ी सी रिफाइनिंग मशीन लेकर के आई थी, बैंक एक माइक्रोवेव लाई थी और गो एक स्पेशल से कॉपर से बना हुआ एक बर्तन लाई थी, जिसकी तरफ सारे स्टूडेंट अट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी। तभी चेन का लोहे का बर्तन ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि चेन ने कुछ ज्यादा ही इंग्रेडिएंट डाल दिए थे। इसे देखकर चेन भागता हुआ क्लास से बाहर चली जाती है। इसके बाद टीचर सभी को ब्रेक लेने के लिए कहते हैं क्योंकि सोने की पिल बनाने में टाइम लगने वाला है। अब जो कि क्लास में कोई नहीं होता, तभी वहाँ पर हमें डॉग को देखते हैं जो कि एक जाइंट फ्रॉग होता है। वो गुओ की बर्तन को खाने के लिए आता है क्योंकि उसकी एनर्जी उसको अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग आ जाती है। दरअसल उसको शौक हो गया था कि डॉग कुछ ना कुछ करने वाला है, लेकिन उससे पहले वैंग कुछ कर पाता है। वो डॉग खिड़की से छलांग लगाकर वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे वैंग भी चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि डॉग छलांग लगाकर नीचे की फ्लोर में आ गया था, लेकिन वैंग सीधे नीचे चली जाती है। ये सोचकर डॉग काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने वैंग को चकमा दे दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब डॉग पीछे देखती है तो पीछे वैंग खड़ी होती है। इसके बाद वैंग डॉग को मार करके नीचे फेंक देती है। दूसरी ओर हम चेन को देखते हैं जो ग्राउंड में चक्कर लगा रहा था। इसकी वजह से वहाँ खड़ी लड़कियों की ड्रेस हवा में उड़ने लगती है। दरअसल चेन को डर लग रहा था क्योंकि जो बर्तन ब्लास्ट हुआ था वो एक पुश्तैनी बर्तन था और काफी मेहनत के बाद उसके डैड ने उसको स्कूल ले जाने के लिए अलाउ किया था और साथ में धमकी भी दी थी अगर बर्तन को कुछ हो गया तो उसको नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वैंग ने गुआ की बर्तन को साफ करके उसको उसकी जगह पर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुआ आ जाती है और वो कुछ अलग ही सोचने लगती है और ये सोचती है कि वैंग उसकी टेस्ट को खराब करने वाला है और इसीलिए वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। दूसरी ओर चेन भागते भागते उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो किसी की बस में हो और साथ ही में वो कुछ अजीब अजीब सोचने लगती है कि सुन उसे नहीं वैंग को पसंद करती है और क्लास का प्रेसिडेंट होने की बात जो वो सोने की पिल नहीं बना पाया और वो इसी हालत में वैंग की तरफ जाने लगती है। दूसरी ओर वैंग गुओ को सारी सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि ये सब उसी डॉग का किया कराया है। वो उसे वापस रखने के लिए जा रहा था, लेकिन वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और अपना बनाया गया पॉइजन उसके तरफ शूट कर देती है। इस पोजीशन में आसानी से बच जाती है, लेकिन पीछे आते हुए चेन के मुंह में चली जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये देखकर गुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वैंग खुद को संभालते हुए चेन को अपनी मैजिक से ठीक करने लगती है। लेकिन गुओ उसे चेन को छूने तक नहीं देता क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। इसके बाद वो दोनों उसको उठाकर क्लासरूम में ले आते हैं। तभी गुओ बताती है कि पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हमने जल्दी चैन के बॉडी से पॉइजन को नहीं निकाला तो चैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसीलिए गुओ वैंग को इस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए कहती है। आगे गुओ जैसे जैसे कह रहा था वैंग इसी तरीके से इंग्रेडिएंट लाते हुए पिल बनाने लगती है। अब वो लोग एंटीडोट बनाने के बाद गुओ की बर्तन के अंदर उसे डालकर हीटिंग करने लगते हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से तैयार होने में 4 घंटे लगने वाले थे और उनकी टीचर क्लास में 2 घंटे में आने वाले हैं। ये सोचकर गुओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हमें उसी डॉग को दिखाया जाता है जो फिर से चुपके से आती है और गुओ की बर्तन को खाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गुओ टाइम रहते ही उसे देख लेती है और अपनी मैजिक से उसे उठाकर फेंक देती है। तो ही वो लोग देखते हैं कि जिस हीटिंग प्रोसेस को टाइम लगने वाला था वो 2 मिनट में ही स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि डॉग के पास टाइम को आगे पीछे करने की पावर है, इसीलिए वो दोनों उसे टॉर्चर करके अपना काम पूरा करते हैं, जिसके कारण जो एंटीडोट 4 घंटे में बनने वाली थी वो 2 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि गुओ ने 2 एंटीडोट बनाई थी। एक एंटीडोट डॉग के ऊपर देख करके उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं आखिर ये एंटीडोट काम कर रही है कि नहीं, और इसके बाद वो दोनों डॉग के ऊपर एंटीडोट का यूज करते हैं और वो भी काम भी कर जाती है। इसीलिए वो लोग चेन को भी एंटीडोट दे देते हैं। लेकिन तभी टीचर की आने की आवाज सुनाई देती है तो वो बैंक के ऊपर सब कुछ छोड़कर टीचर को रोकने के लिए चली जाती है ताकि इतने टाइम में बैंक चेन कुछ कहीं पर छुपा दे। और ऐसा भी होता है, जब टीचर क्लास के अंदर आती है तो वहाँ पर चेन नहीं था। आगे टीचर गुओ का बर्तन देखते हैं जिसके अंदर से परफेक्ट कंडीशन में एक सोने की पील बाहर आती है और बैंक की माइक्रोवेव से टूटा हुआ पील बाहर आती है। ये सब देखकर गुओ को लगता है कि बंग ने अपनी बनाई गई सोने की पील को अपनी बर्तन से काटकर मेरी बर्तन में दे दी है और चेन का एक्सप्लोर हुआ पील को अपने में रख लिया है। बैंक को ऐसा करता हुआ देख गुओ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है।
दरअसल ये सब कुछ भी नहीं हुआ था। वेंग की माइक्रोवेव से टूटी हुई बाहर आने वाला पिल उसी ने ही बनाया था, और जो सोने का पिल गुओ की बोतल से बाहर आता है वो उसी ने ही बनाया था। दरअसल वेंग ने जब गुओ की बोतल को डॉग के पास से लिया था तब वो उसमें से सोने का पिल नहीं निकाला था, और एंटीडोट की बनाने की प्रोसेस में वो बराबर हिट हो गया था। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं, वो अपनी ही बर्तन के अंदर सो रहा था, और जब चैन का होश आती है तो वो ने उसको बताती है कि तुम्हारा बर्तन को वांग ने अपनी मैजिक से ठीक कर दिया है। इसे देखकर चैन भी वांग को अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। उसके बाद हमें आसमान को दिखाया जाता है जहाँ पर आतिशबाजी हो रही होती है। सुन और बेंग इस नज़ारे को देख रहे होते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुन बेंग को पूछ रही होती है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे, जिस पर बेंग उसको इग्नोर कर रहा था। तभी हमें घर के ऊपर दो बंदे को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों बंदे कॉन्ट्रैक्ट किलर है, और वो दोनों सुन को मारने के लिए आए थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि बेंग उसको देख लेती है और अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके शूटर को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से वो सुन को शूट नहीं कर पाते। इस तरह सुन गुस्से में बेंग को डेट पर चलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर आसपास की सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और बेचारा चैन तो रोने लगती है। ठीक उसी समय टीचर वहां पर आती है और वेंग को आवाज लगाती है, और अपना नाम सुनकर वेंग हाँ में जवाब देती है। ये सुनकर सुन को ऐसा लगता है कि वेंग ने उसके साथ डेट पर चलने के लिए हाँ बोला है। दूसरी तरफ शूटर अपनी बॉस को फोन करके कहती है कि आज वो लोगों ने सुन को शूट नहीं कर पाए, तो ये बॉस कहती है कि अगली बार ट्राई करना। जिसके बाद हमें वेंग को दिखाया जाता है जो टीचर के पीछे पीछे जा रही होती है। तभी सुन भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है क्योंकि सुन को लग रहा था कि वेंग उसको पसंद करती है, और इसीलिए उसने डेट पर चलने के लिए हाँ बोला था। अब सुन क्योंकि उस स्कूल की पॉपुलर लड़की थी, इसीलिए सभी लड़के उसकी फोटो खींचने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वेंग और उसकी रिलेशन के बारे में फोटो अपलोड करते हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट किलर की बॉस भी देख लगती है। अगले सीन में हमें वेंग को स्कूल के हेडमास्टर जू के सामने देखते हैं, जिसे हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। आगे जू वेंग को पूछती है कि तुम वही 6 साल के लड़के हो ना जो सालों पहले एक ही किक में उस जायंट फ्रॉग को हराया था। जू की बात सुनकर वेंग हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इसको कैसे पता कि मैं वही बच्चा हूँ, लेकिन वो इससे पहले कुछ कह पाता। जू अपनी घुटनों पर बैठकर उसको मास्टर कहने लगती है। दरअसल वो वेंग की पावर देखकर उसकी फैन हो गया था, लेकिन वेंग ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी याददाश्त बुराई की पावर का इस्तेमाल करती है, और वो भी सिर्फ 50%, क्योंकि अगर 100% वो यूज करेगा तो उसकी याददाश्त पूरी तरीके से मिट जाएगा, इसीलिए वो सिर्फ 50% की पावर यूज करती है। तो हम देखते हैं कि वेंग शांति से लूडोस खा रहा था, तभी वही डॉग आ जाती है और उसको शूटर के बारे में बताने लगती है, क्योंकि उसने शूटर को सुन को टारगेट करते हुए देख लिया था। तभी हमें अगले सीन में वेंग को दिखाया जाता है जो अपनी घर पर सो रही थी। तभी वहां पर सुन आती है और उसको डेट पर चलने के लिए पूछती है, वो भी डरावने तरीके से। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक बस सपना था, लेकिन उसका ये सपना सच हो जाती है क्योंकि सुन दर्जन भरे बॉडीगार्ड लेकर के वहां पर आ जाती है। वही नीचे आकर जब वेंग ब्रेकफास्ट करने लगती है तो उसे लगती है कि उसका मॉम डैड सुन के साथ बाहर डेटिंग पे जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि थोड़ी देर में उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हें किसी लड़की को ऐसे बाहर वेट करना नहीं चाहिए। लेकिन वेंग जब उन दोनों की बात नहीं सुनता तो वो दोनों वेंग को घर से बाहर निकाल देते हैं। आखिर में वेंग को सुन के साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा वो सुन को शूटर से ही बताना चाहता था, और इसीलिए वो सुन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और फिर वे दोनों डेट पर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि शूटर उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई होती है, और उसी सेम टाइम उसका बॉस फोन करती है और कहती है कि तुम दोनों के पास सिर्फ आखिर चांस है सुन को खत्म करने का, और तुम दोनों ये नहीं कर पाए तो तुम दोनों की खैर नहीं। आगे हम देखते हैं कि सुन वेंग को एक गार्डन पर लेकर के आती है जो कि उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी थी। वहीं उन दोनों का पीछा करते हुए शूटर भी वहां तक पहुंच जाती है, और उन्होंने ऑलरेडी उनकी सारी बॉडीगार्ड को मार दिया था। आगे हम देखते हैं कि जब सुन और वेंग वहां पर एंजॉय कर रहे थे तभी एक शूटर उनके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन गोली सुन के पास पहुंच पाती उससे पहले ही वेंग जाकर के उस गोली को अपनी मुंह में चबा देती है, और वो फिर अपनी पावर से गोली को इतना तेजी से फेंकता है कि शूटर वहीं पर उड़ जाती है। इसके दौरान सुन वेंग की असली पावर देख ली थी, इसीलिए वेंग अपनी पावर से उन सभी की मेमोरी को मिटा देती है। इसी दौरान शूटर बहुत बार ट्राई करते हैं सुन को मारने के लिए, लेकिन हर बार वेंग उसको बचा लेती है, और साथ ही साथ शूटर की भी बैंड बजा देती है, और वो सुन की याददाश्त भी मिटा रहा था ताकि उसे कुछ याद ना रहे, जिसकी वजह से शूटर परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। कभी हमें अगले सीन में सुन वेंग को फेरी व्हील में चलने के लिए कहती है, जिसके बाद वेंग मार जाती है ये सोचकर कि आखिरकार उसको शूटर से मुक्ति मिलेगी, मतलब कि छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो दोनों जाते ही शूटर भी उन दोनों के पीछे चढ़ जाते हैं, और ये सब दूर से जू ने देख ली थी।
और अपनी मास्टर की जान खतरे में देखकर वो सारी इमोर्टल हीरो को कॉल कर देती है। तभी हम देखते हैं कि सुन और वेंग जब बातों में बिजी थे तभी वहाँ पर शूटर आकर उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेती है। ये सब देखकर सुन घबरा जाती है, लेकिन वेंग शांति से बैठा हुआ था। दरअसल उसे ये लग रहा था कि शूटर के आने से उसकी सुन की बकबक नहीं सुननी पड़ेगी। अब सुन शूटर को देखकर समझ आती है कि उन दोनों को किसने भेजा है और क्यों भेजा है। इसीलिए वो शूटर के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग मुझे मारने आए हो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे दोस्त को यहाँ से सही सलामत जाने दो। सुन ऐसा इसीलिए कह रही थी कि उसी की डेट की जाने की जिद की वजह से ये सब हो रहा है। और ये सब देखकर हम लोग समझ आते हैं कि सुन वेंग को सच्चा प्यार करने लगी है और वेंग भी ये सब महसूस कर पा रहा था, इसीलिए वो गुस्से से खड़ी हो जाती है। इसकी वजह से उसका आँखें लाल हो जाती है और चमकने लगती है, जिसे देखकर शूटर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वेंग अपनी मैजिक से उन दोनों को हवा में उठाकर फेंक देती है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक फिनिक्स आ जाती है और उन दोनों को बहुत ज्यादा मजा से खाने लगती है। इसकी वजह से उन दोनों का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हमें नीचे जू को दिखाया जाता है जो ये सब देख रही होती है और वेंग की पावर लगातार बढ़ती हुई देखकर वो समझ जाते हैं कि वेंग कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और उसके पास असीम पावर है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी हमें सुन को दिखाया जाता है जो वेंग की रियल पावर देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद वेंग उसकी याददाश्त नहीं मिटाता और उसे प्रॉमिस लेता है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगी और ये सीक्रेट उन दोनों के बीच में ही रहेगा, जिस पर सुन मान जाती है। और फिर वो दोनों फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। और गाइस ये वही सीन है जिसे हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था। वेन फायरवर्क्स देखने में बिजी था तो सुन उसकी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहा था। उसके बाद हमें लेडी बॉस को दिखाया जाता है। ये वही है जो सुन को मारने के लिए दो आदमी को भेजा था, क्योंकि वो दोनों आदमी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए लेडी बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में थी, जिससे चलते वो अपनी एक आदमी को मार देती है और शैडो किल का ऑर्डर इशू करती है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी पूछता है कि शैडो किल ऑर्डर प्राइमरी लोगों के लिए किया जाता है, अब उसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ये सुनने के बाद लेडी बॉस की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है, जिससे देखकर सब लोग शैडो किल ऑर्डर पास कर देते हैं। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रोबोटिक ड्रोन को दिखाया जाता है, जिसके थ्रू लेडी बॉस सुन के ऊपर नजर रख रही थी और सुन दीवानों की तरह वेंग को पीछे से आवाज लगा रही थी, लेकिन वेंग एक बार भी सुन के तरफ मुड़कर नहीं देखता। थोड़ी देर बाद गुआ और चेन सुन को पूछते हैं कि कल तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड ने हमें चारों तरफ से घेर रखा था। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और कहती है कि कल जिन लोगों ने सुन और वेंग के ऊपर हमला किया था वो आज भी एक्टिव है, आज भी वो लोग स्कूल के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। ये सुनकर सुन कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। तभी वहाँ पर जुआ कर कहती है कि तुम्हें इसलिए याद नहीं क्योंकि मैंने उन लोगों को सीक्रेटली पकड़ लिया था। तो यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग ने जू के ऊपर याददाश्त भुलाने का मैजिक इस्तेमाल किया था और बस इतना याददाश्त रखा था कि जिन लोगों ने सुन के ऊपर अटैक किया था उन सभी को जू ने हैंडल किया है। अब जू कहती है कि सुन की सेफ्टी के लिए स्कूल में और भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई दिया गया है। साथ ही वो उन लोगों को शैडो ऑर्गेनाइजेशन का शैडो किल ऑर्डर दिखाती है, इसके ऊपर जिसका नाम लिखा होता है वो अगले दिन की सूरज नहीं देख पाता और इस बार सुन का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर सुन काफी ज्यादा डर जाती है, मगर जो उसे दिलासा देकर कहती है मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बंका नहीं कर सकता। तभी जो उन लोगों को अपने ऑफिस में लेकर के जाती है और रास्ते में कहती है कि स्कूल का सिक्योरिटी इतना ज्यादा टाइट कर दिया है कि मेरे परमिशन के बिना एक मक्खी भी यहाँ पर उड़कर नहीं जा सकता। तभी वहाँ पर एक मक्खी आ जाती है जिसे देखकर जो की स्नाइपर उस मक्खी को यहीं पर मार देती है। तभी हम देखते हैं कि ये वही रोबोट ड्रोन था जिसके ऊपर लेडी ड्रोन उन सभी को देख रहा था। अब हमें लेडी बॉस को दिखाया जाता है जो उन सभी की बातें सुन ली थी, इसीलिए शैडो किल ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर दे देती है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल की जॉइन फाड़ कर हैमरमैन बाहर आती है, जो कि काफी आसानी से उन सभी गार्ड को ठिकाने लगा रहा था और ये सब कैमरे के जरिए जू और टीचर देख रहे थे। तभी टीचर कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ जू और सुन को कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वे चारों ऐसे बैठे थे जैसे कि वो लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। वो सभी लोग ग्रुप में मैसेज कर रहे थे। तभी टीचर भी उन्हीं ग्रुप में मैसेज करती है जहाँ पर वो बाहर की सिचुएशन के बारे में बताते हैं। इसके बाद टीचर कॉरिडोर पर खड़े हुए बॉडीगार्ड को हमले के बारे में बताती है, इस पर गार्ड एटीट्यूड में कहती है कि हम एलाइड गार्ड है, हमारे ऊपर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि शैडो किल का और एक मेंबर जिसका नाम गैसमैन है वो उन सभी के ऊपर गैस से अटैक करती है, इसकी वजह से वे लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी गैसमैन के ऊपर कोई गोली चलाती है, लेकिन गैसमैन बड़ी आसानी से बच जाती है। वो गोली इतनी तेजी से दीवार पर लगती है कि दीवार ब्लास्ट हो जाती है।
तभी हमें पता चलता है कि वो कोई गोली नहीं थी, वो एक साधारण चौक थी जिसको कि टीचर ने फेंका था गैसमैन के ऊपर। दूसरी तरफ हम शैडो किल की लीडर इनविजिबल मैन को दिखते हैं। वो इनविजिबल होकर जो की कैबिन के ऊपर खड़ा था। तभी हमें वैंग को दिखाया जाता है जिसको कि लूडोस के ऊपर चलने वाले ऑफर के बारे में पता चलती है। तो वो कुछ नूडल्स की पैकेट को ऑर्डर करती है जो कि 15 मिनट में डिलीवर होने वाला है। ये देखो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी वैंग को लूडोस के बारे में ही पड़ी है। तभी हमें गैसमैन को दिखाया जाता है जो टीचर के ऊपर बहुत सारे अटैक कर रहे थे, लेकिन टीचर उन सारे अटैक से बच रहे थे। तभी गैसमैन फिर से अटैक करती है और इस बार उसका वेपन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और टीचर को चारों तरफ से घेर लेती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तभी गैसमैन को जल्दी पता चलती है कि उसकी इस अटैक को भी टीचर ने अपनी पावर से रोक लिया था। यह देखकर गैसमैन डर जाती है और वहां पर पॉइजन गैस इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वैंग को नूडल्स डिलीवर करने का मैसेज आती है जिसकी वजह से वो बाहर चला जाता है। इधर गैसमैन भागते हुए दरवाजे से जाकर के टकरा जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो अभी हमें देखते हैं कि उस दरवाजे को वैंग नहीं खोला था जो कि डिलीवरी लेने के लिए जा रहा था। आगे वो गैसमैन को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। तभी टीचर वहां पर आ जाती है और गैसमैन को कहती है कि क्लास अभी बाकी है, जिसे सुनकर गैसमैन बहुत ज्यादा डर जाती है। और हमें इस तरफ दिखाया जाता है कि हेमरमैन सभी गार्ड को ठिकाने लगा पर वहां पर जा ही रहा था। तभी उसके सामने डॉग आ जाती है। दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा गुस्से में देखते हैं, लेकिन हेमरमैन को वो डॉग बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर टच करने लगती है। तभी मौका मिलते ही डॉग उसकी हाथ को काट लेती है, जिसे देखकर हेमरमैन उसे दूर फेंक देती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी सारी पावर डॉग ने ऑब्जर्व कर ली है, जिसके कारण से वो बुढ़ा आने लगती है। वहीं हेमरमैन की सारी पावर उस डॉग को मिलने की वजह से वो अपनी जाइंट फ्रॉग के रूप में आ जाती है। उसके बाद वो हेमरमैन के ऊपर अटैक करने ही वाला था। हेमरमैन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ा आने के कारण वो वहां से भाग नहीं पाती है, जिसकी वजह से जाइंट फ्रॉग उसके ऊपर अटैक कर देती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होती है। और इसी तरह से शैडो किल की 2 मेंबर वहां पर हार गए थे। अब सिर्फ इनविजिबल मैन बचा था। तभी वहां पर वैंग आ जाती है जहां पर इनविजिबल मैन छुपा हुआ था। तभी वैंग कहती है कि ओ तुम यहाँ पर छुपे हुए हो, जिसे सुनकर इनविजिबल मैन को बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो वैंग को डिलीवरी लेते हुए देखती है तो वो सोचने लगती है कि शायद वो इसके बारे में बात कर रहा था। तभी वैंग इस पर जवाब देती है कि नहीं, मैं तुमसे ही बात कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें देख सकती हूँ। आगे वैंग ये भी बताती है कि तुम्हारे शैडो किल की मेंबर सभी लोग पकड़े जा चुके हैं, बस तुम ही एक रह गए हो। आगे मुझे बताती है दुख हो रही है कि तुम सब ये मिशन में फेल हो चुके हो। ये सब बात सुनकर इनविजिबल मैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करके वैंग के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी धमाका होती है। तभी हम देखते हैं कि इस धमाके से वैंग को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनविजिबल मैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि किसी की पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जू आ जाती है। तभी वैंग उसको याददाश्त से बुलाने की स्पेल यूज करने लगती है और कहती है कि सारे असैसिन को मैंने नहीं तुमने हराया है। इसके बाद सोन, गुओ और चैन वहां पर आते हैं। तभी जू उनको बताती है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया है। और तभी हमें वैंग को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में होती है, जिसे देखकर सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है कि वैंग नाटक कर रहा है। तभी हमें कुछ टाइम के बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि जू ने अकेले शैडो किल मेंबर को हरा दिया है। उसके बाद हमें वैंग को दिखाया जाता है जो अभी बेड पर रेस्ट कर रही है। तो वैंग का मॉम वहां पर नाश्ता लेकर के आती है और वैंग को कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा टाइम हो चुका है बीमार होने की नाटक करते हुए, 10 दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें ये नाटक बंद कर देनी चाहिए। जिस पर वैंग कुछ नहीं बोलता। इसके थोड़ी देर बाद वैंग का डैड कहते हैं कि तुम्हारा फ्रेंड्स तुमसे मिलने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर वैंग वापस से सो जाती है। गू वैंग को अपनी पेट दिखाती है जो वैंग का नकल कर रहा था, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद वैंग का मॉम सबके लिए नाश्ता लेकर के आती है और सोन सोचने लगती है कि यही टाइम है वैंग की मॉम को इम्प्रेस करने का, इसीलिए वो अपनी अमीर होने की फायदा उठाकर वैंग की मॉम को बहुत सारे गिफ्ट देती है। साथ ही में वो वैंग के लिए एक स्पेशल इंजेक्शन लेकर के आई थी, जिसे देखकर वैंग का मुंह खुला रह जाती है। अब ये सब देखकर गुआ और चैन समझ जाते हैं कि सोन वैंग की मॉम को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सोन वैंग को इंजेक्शन लगाने के लिए जाती है। इस दौरान वो काफी ज्यादा इमोशनल बातें करने लगती है और कहती है कि तुम्हें मैंने जख्मी हालत में देखकर काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन तुम जब ये इंजेक्शन लोगे तो तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। लेकिन हम वैंग की चेहरे को देखकर साफ साफ समझ जाते हैं कि वैंग ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहता है। तभी चैन वैंग को एक ब्रेसलेट दिखाकर कहती है कि टीचर ने ये तुम्हें देने के लिए कहा था। दरअसल इस ब्रेसलेट से स्पिरिचुअल पावर की टेस्टिंग किया जाता है और किस स्टूडेंट के पास ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है ये ब्रेसलेट बता सकती है। ये सुनकर सोन वैंग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे
चेहरा वो अभी बीमार है, वो इस हालत में टेस्ट नहीं दे सकता। उसका गुस्सा देखकर गुओ और चेन की फट जाती है और बस उनको इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है, लेकिन वेंग इंजेक्शन नहीं लेना चाहता है। इसकी वजह से वो तुरंत जाकर चेन की ब्रेसलेट ले लेती है और सबको बताती है कि वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद सब लोग एक एक करके अपना स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेन वो अपनी पावर से एक आग का गोला बनाती है, जिसके कारण उसका स्कोर 400 आता है। दूसरी तरफ हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है। एक बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर टेस्ट करता है और उसका स्कोर 1950 आता है, जिसे देखकर वहां पर बैठे हुए कुछ स्टूडेंट उसके ऊपर हंसने लगते हैं, मानो ये स्कोर उनके लिए काफी ज्यादा कम हो। उसके बाद उनका क्लास का लीडर और प्रेसिडेंट, जिसका नाम है टेंग, वो अपनी पावर टेस्ट करती है। तभी हम देखते हैं कि उसका आग का कलर ब्लू होती है और उसका स्कोर 4379 होती है, जो कि अब तक का हाईएस्ट स्कोर है, इसलिए उसको फर्स्ट पोजीशन मिलती है। इधर चेन के बाद गुओ अपनी पावर टेस्ट करती है और उसका स्कोर मात्र 176 आती है। ये देखकर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है। अब गुओ की इस हरकत को देखकर सुन टेस्ट देने के लिए मना कर देती है, लेकिन अचानक से गुओ और चेन रूप बदलकर उसे कहती है कि तुम एक रिच फैमिली से हो और टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा किया था और हमें पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट में भी अच्छा करोगे। जिसे सुनकर सुन टेस्ट देने के लिए राजी हो जाती है और उसका स्कोर 4015 आता है। इसके कारण उसे पूरे स्कूल में सेकंड नंबर मिलती है और इस चीज को टेंग भी नोटिस कर लेती है। अब आती है वेंग की बारी। सुन उसको इंजेक्शन दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा सकती हूँ, लेकिन वेंग मना कर देता है, नहीं मैं ठीक हूँ। आगे वेंग ब्रेसलेट पहनते हुए सोचती है कि थोड़ी ही स्पिरिचुअल पावर यूज करूंगा ताकि स्कोर ज्यादा ना आए, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं देती है और उसकी हाथ से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से बाकियों की हालत खराब होने लगती है। इसीलिए वेंग अपनी पावर को स्पेस में भेज देती है ताकि ब्रेसलेट उसकी पावर को टेस्ट ना कर पाए। उसके बाद जब स्कोर अपडेट होती है तो वेंग का स्कोर 0 पर होती है और साथ ही साथ वो टॉप पर होती है। ये देखकर टेंग और उसका साथी हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगती है कि 0 स्कोर के साथ फर्स्ट पोजीशन में कैसे आ सकती है। इसीलिए टेंग अपनी असिस्टेंट को सिस्टम चेक करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वेंग को फर्स्ट पोजीशन पर देखकर चेन कहती है कि हमारे सामने अपना पावर मत छुपाओ, हमें तुम्हारी रियल पावर देखनी है। जिसे सुनकर वेंग डर जाती है, मगर हमें पता चलता है कि ये एक मजाक था। तभी सुन को शौक होने लगती है कि वेंग उनसे कुछ छुपा रही है। इसके बाद जब सब लोग घर जा रहे थे तभी गुआ कहती है कि मेरा स्कोर काफी ज्यादा कम आया था, शायद मुझे सिस्टम को हैक करके उसे चेंज करना चाहिए, और उसके बाद को वेंग सुन लेती है। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग गुआ के घर में आया था ताकि गुआ के जरिए सिस्टम को हैक कर सके और अपना नाम लिस्ट निकाल सके। उसकी बात मानते हुए गुआ भी सिस्टम को हैक करने लगती है। दूसरी तरफ टेंग भी अपनी असिस्टेंट से कहकर के सिस्टम को हैक करने लगती है ताकि वो वेंग के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। इधर गुआ सिस्टम के अंदर आ गया था और उसके बारे में टेंग को भी पता चल जाती है और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बारे में जानते थे और साथ ही में गुआ ने टेंग को पहचान लिया था कि ये वही लड़का है जो क्लास में लड़कियों को छोड़कर बाकी सभी बच्चे के साथ एरोगेंटली बात करता है। इसीलिए गुआ उसका मजाक बनाने के लिए उसका नाम ही चेंज कर देती है, लेकिन वो वेंग का स्कोर नहीं चेंज कर पाता क्योंकि सिस्टम ने उन दोनों को डिटेक्ट कर लिया था और पकड़े जाने की वजह में उन दोनों ने जल्दी ही कंप्यूटर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वेंग को काफी ज्यादा दुख होती है क्योंकि गुओ ने उसका स्कोर नहीं चेंज कर पाया। तो दूसरी और टेंग का फ्रेंड उसका नाम चेंज होते हुए देखकर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। दरअसल उन लोगों का कहना यह था कि 2 स्टूडेंट जिनको वो लोग नहीं जानते वो दोनों टेंग को पीछे छोड़ दिया। तभी टेंग का असिस्टेंट सामने आकर कहती है कि नेक्स्ट मंथ शॉर्ट कंपटीशन होने वाला है, हम उन दोनों से वहां पर जरूर मिलेंगे और उन्हें इस बात के लिए बराबर सजा देंगे। इधर टेंग भी यही सोच रहा था। तो उसके बाद हमें दोनों टीचर को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें मिसेस पाल नेशनल कंपटीशन के रिजल्ट को देख करके हैरान थी क्योंकि उसमें वेंग फर्स्ट पोजीशन पर था। इस पर दूसरे टीचर मिसेस पाल को पूछती है कि आप वेंग को पढ़ाते हो तो आपको क्या लगता है वो कैसा स्टूडेंट है, जिस पर मिसेस पाल बताती है कि वो अपने सपने में ही डूब रहता है और ज्यादातर टाइम क्लास में वो खामोश रहता है और किसी से भी बातें नहीं करता। और हमें आगे ये भी पता चलता है कि उनकी क्लास जो 60 पर है उनका कंपटीशन क्लास 59 से होगा और उसी क्लास में वही स्टूडेंट है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यानी कि टेंग और उसकी फ्रेंड के साथ। और हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 100 सालों में इन दोनों क्लास के बीच चॉइस कंपटीशन हुआ और हर बार क्लास 59 ही जीतता था और सिर्फ एक बार मैच ड्रॉ हुई थी, वो भी सिर्फ जो की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण। तभी जो कहता है कि इस बार का कंपटीशन अलग होगा, कुछ ऐसा जो हम सोच भी नहीं सकते।
तभी हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिस जगह पर शॉर्ट कंपटीशन होगा वो उसी जगह का रिपोर्ट कर रही होती है। यहाँ पर हम क्लास 59 की कुछ स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जिसमें टैंग भी शामिल था। वो रिपोर्टर की ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही होती है। तभी रिपोर्टर उसका रिजल्ट नेशनल स्क्रीन पर प्ले करती है जिसे देखकर टैंक खुद को ही चोट पहुंचा देती है क्योंकि गुओ ने उसका नाम चेंज कर दिया था और कुछ फनी नाम रख दिया था। आगे रिपोर्टर टैंक का इंटरव्यू लेती है जिस पर टैंक क्लास 59 की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगती है। वो लोग इस कंपटीशन को जीतने के लिए पिछले 1 महीने से कड़ी मेहनत कर रहा है। साथ ही वो क्लास 60 की बहुत ज्यादा बुराई करने लगते हैं जिसको बैंक और उसके दोस्त देखने लगते हैं टीवी पर। तभी रिपोर्टर कहती है कि क्लास 60 का एक स्टूडेंट जिसका नाम बैंक है वो टॉप पोजीशन पर है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। ये बात सुनकर टैंक गुस्से से पीला आ जाती है जिसे देखकर रिपोर्टर अपना बात बदल देती है और टैंक भी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इस तरफ जू और टीचर मिलकर स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए सुन, बैंक, गुओ और चेन को भेजने के डिसाइड करते हैं। तभी मिसेस पाल कहती है कि सुन के अलावा ग्रुप में और कोई खास नहीं है। तभी गुओ मिसेस पाल को रोमांटिक अंदाजे में कहती है कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप उनको कंपटीशन के लिए अच्छे से तैयार कर लोगी। इसे सुनकर मिसेस पाल पिघल जाती है और उसको मना नहीं कर पाते हैं। आगे मिसेस पाल कहती है कि कंपटीशन में भाग लेने के लिए टीम में 5 मेंबर होना चाहिए लेकिन हमारी टीम में सिर्फ 4 ही मेंबर है। तभी जू मिसेस पाल को डॉग को दिखाती है जो कि एक जाइंट फ्रॉग था जिसे देखकर मिसेस पाल हैरान हो जाती है क्योंकि वो लोग कंपटीशन में डॉग को नहीं भेज सकते। इस पर जू कहती है कि ऐसा कोई नियम नहीं कि एनिमल्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि सालों साल पहले एक फ्रॉग ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था और वो लोग जीते भी थे। लेकिन फिर भी जू मिसेस पाल के लिए डॉग को ह्यूमन में ट्रांसफर करने की मैजिक पढ़ते हैं जिसकी वजह से वो ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाती है लेकिन उसका मुंह डॉग का था, इसके कारण वो किसी डेमन से भी कम नहीं लग रहा था, इसीलिए जू उसे वापस बदल देती है। आगे जू कहता है कि अगर डॉग ने पावर टेस्ट की तो उसका स्कोर आराम से 5,000 तो आ ही जाएगा। साथ ही वो डॉग को कहता है कि अगर इस बार हम कंपटीशन जीत जाते हैं तो मैं तुम्हें कैद से आजाद कर दूंगा। जिसे सुनकर डॉग का आंख चमक उठती है और जब वो पावर टेस्ट करती है तो उसका पावर लेवल सच में 5,000 आता है। इधर क्लास 59 की कुछ स्टूडेंट टैंक का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हें एक डॉग ने ही पीछे कर दिया, जिसे देखकर टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इधर क्लास छुट्टी होने के बाद टीचर उन सभी को क्विज ग्रुप में ऐड करते हैं और उन 5 को कहता है कि तुम सभी को नेशनल शोर कंपटीशन के लिए स्कूल के तरफ से चुना गया है। साथ ही अगले 3 दिनों में उन सभी को अपनी स्पिरिचुअल स्वord दिखानी होगी। जिसे सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जब ये बात चेन अपनी डैड को बताती है तो उसका डैड उसको खानदानी स्वord देती है जिसे लेते वक्त चेन काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो रोने भी लगती है मानो कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्वord दिखाने लगते हैं। वहीं सुन की स्वord देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी, क्योंकि वो काफी ज्यादा रेयर होती है। तभी टीचर बेंग और डॉग को भी अपनी स्वord दिखाने के लिए कहते हैं जिस पर गुओ कहती है कि डॉग के पास कैसे स्वord हो सकती है, जिसे देखकर डॉग अपनी स्वord दिखाती है। इतना ही नहीं, वो ग्रुप में इन लोगों के साथ चैटिंग भी कर रहा था। अब सब लोगों ने अपनी अपनी स्वord दिखा दी थी, बचा सिर्फ बेंग। सब लोग उसको अपनी स्वord दिखाने के लिए कहते हैं। यहाँ तक वे ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे पास स्वord है भी या नहीं, लेकिन इन सभी बातों का बेंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता क्योंकि वो नूडल्स खाने में बिजी था। जब वो अपनी खाना खा लेती है तो वो ग्रुप में बस ऐसी ही लगती है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ हम टैंक को उसकी सीनियर के साथ बात करते हुए देखते हैं। सीनियर पूछती है कंपटीशन की तैयारी कैसे चल रही है। इस पर टैंक जवाब देते हुए कहती है कि काफी अच्छी। तभी सीनियर लिस्ट देखती है जिसमें सिर्फ 4 ही मेंबर थे जबकि 5 मेंबर होने चाहिए थे। तभी इस बात पर टैंक कहती है कि 5वां बंदा वही है जिसके साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। सीनियर ये बात सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि उस बंदे को शामिल करके तुम्हें डर नहीं लग रहा। जिस पर टैंक कहती है कि इस साल किसी भी हालत में हमें 60 से नहीं हारना चाहिए। जिसे सुनकर सीनियर उस आदमी को शामिल करने के लिए मान जाते हैं। साथ ही में वो टैंक को कंपटीशन की फुल कंट्रोल देती है। वहीं जाते जाते टैंक कहती है कि मैं जीत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस पर सीनियर कहती है कि उस आदमी का हमारी टीम में होने से हारने का सवाल ही नहीं होता। अगले सीन में हम टैंक की असिस्टेंट को एक गली के पास देखते हैं। वो बुफेंग को कंपटीशन के बारे में बताने आई थी। गाइस, ये वही आदमी है जिसके बारे में टैंक अपने सीनियर से बात कर रहा था। हम देखते हैं कि बुफेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अकेले ही बहुत सारे लोगों को मार देती है और इसी के कारण से टैंक उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहता है ताकि वो बेंग को सबक सिखा सके। आगे बुफेन पूछता है क्या काउंसिल को पता है मैं टीम में आने वाला हूँ, जिस पर टैंक की असिस्टेंट हाँ में जवाब देती है और बुफेन भी स्वॉर्ड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है।
इस तरह वेंग अपनी मॉम डैड से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के बारे में पूछता है। तभी हमें टीवी में दिखाया जाता है कि सैड ऑर्गेनाइजेशन में काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये ब्लास्ट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड और स्पिरिचुअल फिगर को एक साथ लाने की वजह से हुआ था। तभी वहाँ पर सैड ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर आती है और पुलिस वालों को बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए मना करती है, लेकिन पुलिस वाले किसी के भी नहीं सुनते और उस बंदे का पिटाई कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर इमोर्टल हीरो आते हैं जिसमें जो भी शामिल था। वहीं जो को देखकर रिपोर्टर इस घटना के बारे में जो से पूछती है, जिस पर जो कहती है कि ये पहली बार नहीं है जो कि सैड ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की कारनामा नहीं करती है। वो लोग कुछ ना कुछ कारनामा करते रहते हैं। साथ ही वो लाइव टीवी पर सैड ऑर्गेनाइजेशन की लीडर को चैलेंज करती है और कहती है कि मैं तुम्हें रख कर ही रहूंगा। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस ये सब टीवी पर देख रही थी और उससे बहुत गुस्सा आती है और गुस्से में वो टीवी तोड़ देती है। इस तरह वेंग अपनी मॉम डैड से स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो दोनों ऐसे रिएक्शन देते हैं मानो उसके बारे में उन दोनों को कुछ भी पता ना हो। तो वेंग खुद ही अपनी स्वॉर्ड ढूंढने लगती है। वो स्टोर रूम में एक बॉक्स ओपन करती है, इसमें से काफी लाइट बाहर आ रही थी। तभी उसी टाइम टीचर मैसेज करती है और कहती है कि वे लोग कल क्लास 59 से मिलने के लिए जा रहे हैं। कंपटीशन में उनका पार्टिसिपेशन कंफर्म करने के लिए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से एक बच्चा बाहर आती है, जिसे देखकर वेंग उसको तुरंत ही बॉक्स के अंदर बंद कर देती है, लेकिन उसके कारण वेंग की गर्दन पर लगी हुई सील में शॉर्ट सर्किट होती है। इसके कारण हम जान पाते हैं कि वेंग उस बच्चे को छुपाने के लिए अपनी पावर का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और इसके कारण सील धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। अगले दिन वेंग का स्वॉर्ड देखकर गुओ और चेन उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये किसी बच्चे का स्वॉर्ड लग रही है। वहीं चेन मन में सोच रही होती है कि उसके स्वॉर्ड के सामने वेंग की स्वॉर्ड कुछ भी नहीं है। और सुन वेंग की स्वॉर्ड को क्यूट कहती है, जिससे सुनकर चेन को काफी बड़ा झटका लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर टीचर आ जाती है और एक टीचर की वेंग को कहती है कि कंपटीशन में उन्हें 5-6 दिन लगने वाला है, तो वो अपना सामान साथ लेकर के क्यों नहीं आया। जिस पर वेंग जवाब देते हुए कहती है कि जब वो क्लास 59 पर पहुंचेगा तो वो बीमार होने का नाटक करेगा, इसके कारण उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा और वो इस तरह से अपनी पावर से दुनिया को खत्म होने से बचा लेगा। उसके बाद बॉस आ जाती है और सब लोग क्लास 59 की तरफ निकल जाते हैं। आगे एक आदमी आकर के जो को कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, जिसे सुनने के बाद जो कुछ सोल्जर को लेकर के वो एक बिल्डिंग में जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी एक लड़की को पकड़ कर रखा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लेडी बॉस है। तभी जो उसके पास जाती है और वो लड़की एक इविल स्माइल देती है और तभी वहाँ पर एक काफी खतरनाक बड़ा ब्लास्ट होती है। लेकिन हमें जल्दी ही पता चलता है कि ये एक लेडी बॉस की इमेजिनेशन है जो स्कूल बॉस को फॉलो कर रही है। दरअसल लेडी बॉस अपनी ही जैसे दिखने वाले एक लड़की को पुलिस के हाथों में पकड़ देती है, जिसमें बम फिट किया गया था ताकि जब जू उसको देखने के लिए जाए तो अभी वहाँ पर धमाका होगी और उसमें जू मारा जाएगा। वो ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि अभी तक उनके ऊपर इतनी भी अटैक किया गया था उन सभी को जू ने ही रखा था, इसीलिए वो उसे खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जू नहीं वेंग था। इस तरफ हम स्कूल बस में वेंग को देखते हैं जो काफी मजे से सो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वही बच्चा बार बार बाहर आ रहा था कि हमने कुछ टाइम पहले देखा था और वेंग बार बार उस बच्चे को अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वेंग बच्चे को जो कि उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट होती है उसे एक शख्स पर बाहर लेकर के जाने के लिए माना था कि वो उसकी बॉडी से बाहर आने की कोशिश नहीं करेगा। उस पर बच्चा राजी भी हुआ था। तो वे लोग क्लास 59 के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सीनियर एक्स वेंग और उसकी पूरी टीम का वेलकम करती है। आगे हम सीनियर एक्स और मिसेस पाल के अंदर दुश्मनी देखते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर एक्स और मिसेस पाल दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में किसी कारण से दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही है। आगे सीनियर एक्स सुन के पास जाकर के कहती है कि सोन की पेरेंट्स क्लास 60 को काफी ज्यादा डोनेशन दे रही है। इसे सुनकर मिसेस पाल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ही एक स्टूडेंट के पास जाकर के कहती है कि मैंने कई बार टेलीविजन पर देखा है जो कि मशहूर है जूनियर की रैगिंग करने के लिए और एग्जाम में चीटिंग करने के लिए। दूसरी तरफ सीनियर एक्स को मिसेस पाल की बातें किसी हथियार की तरफ चूक रही थी। आगे सीनियर एक्स वेंग के ऊपर अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है। दरअसल वो वेंग की पावर कितनी है उसका बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। वेंग इसको अपॉर्चुनिटी समझकर वहाँ पर नाटक करने लगती है कि उसकी शादी में कुछ दर्द हो रहा है, लेकिन सीनियर एक्स की मैजिक के कारण से वेंग का सील टूट जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर बाहर आती है। ये देखकर आसपास खड़े सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं।
और तो और लेडी बॉस भी उसकी एनर्जी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी लेडी बॉस को एक कॉल आती है और उसमें बताती है कि जू को मारने का प्लान फेल हो चुका है। दरअसल जू ने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है, इसीलिए वो समय रहते ही बम को डिफ्यूज कर देती है। इस पर लेडी बॉस कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास और एक प्लान है। दूसरी तरफ हमें वेंकी बम डैड को दिखाया जाता है, जिसको इस बात की अंदाजा नहीं होती है कि गुआ की सील टूट चुकी है। वो लोग मस्त बैठकर टीवी देख रहे हैं। तभी वहाँ पर गुआ की स्पोर्ट्स सीरीज बाहर आती है और गुआ को कहती है कि मैंने कब से इस बात को कहने की तुम्हें कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इसके बाद सुन वेंग के पास आकर के उसको संभालने लगती है और सीनियर एक्स को कुछ करने के लिए कहती है। वहीं सीनियर एक्स को लगता है कि ये सब वुफेन का काम है। तभी हमें वुफेन को दिखाया जाता है जो छत पर खड़ी होती है और वो ये सब कुछ देख चुका होती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और हमें वेंग को दिखाया जाता है जो वहां पर बेहोश होता है। तो ही वेंग को क्लास 59 के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहीं वेंग की ऐसी हालत देखकर सुन भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन टेंग उसे रोक देती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम दरअसल स्कूल में एक साथ थे। मगर सुन को उसकी बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे सिर्फ वेंग की फिक्र थी। इसीलिए वो टेंग को रास्ते से हट जाने के लिए कहती है, लेकिन टेंग तो अपनी बातों में डूबा हुआ था। तभी सुन उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो रास्ते से नहीं हट रहा था, लेकिन टेंग की असिस्टेंट रिक्शा बीच में आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी चैन सुन की मदद करने के लिए आगे आती है, लेकिन टैंक की बाकी दोस्त उसे रोक देती है। तभी टैंक कहती है कि बैंक यहाँ पर सुरक्षित है, मगर तभी बैंक के ऊपर किसी ने अपनी पावर से अटैक कर देती है, जिसके कारण वो जलने लगती है। तभी सीनियर एक्स अपनी पावर से बैंक को पट्टियों से बांध देती है। अब बैंक पर अटैक हुआ देख सुन अपने आप को संभाल नहीं पाती और ऊपर से ऐसा लग रहा था ये सब टैंक का किया कराया है, इसीलिए वो गुस्से में टैंक के ऊपर अपने स्पिरिचुअल सोर्स से अटैक करती है। लेकिन टाइम रहते ही टीचर बीच में आ जाती है और दोनों को शांत करके कहती है कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ कंपटीशन में करना है। तो अभी से उनका गुस्सा शांत होने के बाद हमें दिखाया जाता है वेंग पर हमला करने वाला और कोई नहीं वुफेन होती है। तभी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर वेंग की पट्टियां खोलती है तो वहाँ कोई नहीं था। दरअसल वो पहले ही अपने आप को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया था। उसने टेलीपोर्टेशन की पावर यूज की थी, इसीलिए उसका सील और भी ज्यादा टूटने लगती है। जिसके बाद वेंग अपने डैड को फोन करती है जो कि टॉयलेट में बैठकर वीडियो देख रहे थे। जिसके बाद वेंग अपने डैड को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद उसका डैड एक न्यू सील लेकर के उसके पास आने लगती है। दरअसल वेंग का प्लान होती है कि कंपटीशन से पहले वो न्यू सील लगा लेगा, जिसके कारण कंपटीशन के द्वारा उसका पावर ओवरलोड नहीं होगी और दुनिया खत्म होने से भी बच जाएगा। दूसरी तरफ सीनियर एक्स क्लास 60 को अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाती है जो किसी हॉलीवुड मूवी का सेक्टर लग रहा था। ट्रेनिंग सेंटर देखकर गुआ और सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज्यादा बड़ा था। तभी सीनियर एक्स रूल समझाते हुए कहते हैं कि कंपटीशन में टोटल 5 राउंड है, मेटल, वुड, वाटर, एयर और अर्थ, जहाँ पर जो कोई भी टीम अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करेगी वही विजेता कहलाएगी। आगे सीनियर एक्स कहती है कि कंपटीशन का लोकेशन क्लास 60 था क्योंकि वहाँ पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की हमला हुआ था, इसीलिए मैनेजमेंट ने लोकेशन को चेंज करते हुए क्लास 59 की लोकेशन को चुना है जो कि काफी बड़ा होती है और क्लास 60 भी अनजान होते हैं। इधर वेंग कैंपस में रास्ता भूल गया था क्योंकि ये कैंपस बहुत बड़ा था। इधर टैंग क्लास 60 को कहती है कि तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए काबिल नहीं हो क्योंकि तुम लोग 4 हो, जिस पर गुआ टॉन्ट मारते हुए कहती है कि शायद तुम्हारा मैथ थोड़ा खराब है क्योंकि तुम लोग भी 4 हो। तभी टैंग का 5th मेंबर वुफेन पानी के अंदर से एक खतरनाक एंट्री लेती है, जिसे देखकर टीचर के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गुआ भी कहती है कि सावधान, उसका पावर बहुत ज्यादा हाई है। तभी वुफेन अपने आप को टेलीपोर्ट करके सुन के पीछे आ जाती है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे गुलाब देती है, लेकिन सुन वो गुलाब लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे क्या मिलेगा तुम्हारे गुलाब ले करके। जिस पर वुफेन कहती है कि मैं तुम्हारे टीम में आ जाऊंगा, साथ ही सीनियर एक और टैंक का प्लान भी तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिर भी सुन उसे मना कर देती है। इसके बावजूद वुफेन उसे बात करने की कोशिश करती है। ये देखकर चैन उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वुफेन काफी ज्यादा स्ट्रांग था और वो एक ही झटके में चैन को उठाकर दूर फेंक देती है। मगर चैन हार नहीं मानता और फिर से वो वुफेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और इस बार वुफेन उसकी काफी ज्यादा तगड़ी पिटाई कर देती है। लेकिन इसके बावजूद चैन जख्मी हालत में भी खड़ा हो जाती है क्योंकि एक बार उसके डैड ने कहा था कि हमारी फैमिली के लोग किसी भी हालत में हार नहीं मानते हैं, इसीलिए वो गुस्से में वुफेन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन वुफेन उसकी अटैक को डॉज कर लेती है और अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसका एक हाथ को पिघला देती है और उसके साथ साथ उसे उठाकर दूर फेंक देती है। तभी गेट से एंट्री होती है वुफेन की, वो वेन को संभाल लेती है और साथ ही साथ उसका हाथ भी ठीक कर देती है, जिसे देखकर टीचर के
साथ साथ बुफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल उसे बैंक की पावर महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल पावर से ज्यादा थी। इसीलिए वो जब भी कोई स्पिरिचुअल पावर की कांटेक्ट में आती है तो भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होती है। तभी हमें डॉग को दिखाया जाता है और वो मन में सोच रही होती है कि अगर बैंक का स्पिरिट टूट गई तो उसका नेगेटिव एनर्जी से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुफेन अपनी नेगेटिव एनर्जी से बैंक के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उससे बैंक को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी बुफेन की एनर्जी से काफी ज्यादा होती है। और फिर बैंक सुन को वही गुलाब फूल देने लगती है जिसे बुफेन देना चाहती थी। ये देखकर बुफेन हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि बैंक ने उसकी पॉकेट से गुलाब फूल कैसे निकाला। आगे सीनियर एक्स कहती है कि अब जब सब लोग आ चुके हैं तो हमें कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी वक्त हम छत पर एक लड़की को उल्टी लगता हुआ देखते हैं, जो कि इन लोगों की बातें सुन रही थी। उसके बाद हमें अगली सीन में जो को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गहराई में सोच रहा था, जिसके तुरंत बाद ही वो कहीं पर चला जाता है। तभी हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो छत पर उल्टा हुआ लटकी हुई थी। वो बैंक के ऊपर नजर रख रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की लीडर लेडी बॉस है, जो यहाँ पर बैंक को मारने के लिए आई है। तभी वहाँ पर बुफेन आ जाती है। उसे देखकर लेडी बॉस कहती है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम कर रही हूँ। जिसके बाद सुनकर बुफेन उसको फ्लर्ट करने लगती है और कहती है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लेकिन लेडी बॉस ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि मैं किसी जवान लड़के के साथ रिलेशन में आ जाना चाहूंगी। अब ये बात सुनकर बुफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में वो उसको बूढ़ी औरत कहकर पुकारती है। इसे सुनकर लेडी बॉस गुस्से में बुफेन को एक जोरदार पंच मारती है और बुफेन उड़ते हुए और दूर जाकर गिरती है। इसके बाद लेडी बॉस कहती है कि तुम आखिरी इंसान हो जिसने मुझे बूढ़ी औरत कहा है। बुफेन को पहली बार टक्कर का बंदा मिला था जो कि उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकती हो, इसीलिए वो अपनी नेगेटिव एनर्जी एक बहुत बड़े गोले में ट्रांसफर करने लगती है। जिसे देखकर लेडी बॉस घबराता नहीं है, वो बस अपनी 2 उंगली में उसकी बहुत बड़े गोले को वहीं पर तोड़ देती है। ये देखकर बुफेन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पहले वेन अब ये लेडी बॉस दोनों ने ही उसे अच्छा मगजमारी रखाया था। दूसरी ओर हमें बैंक को दिखाया जाता है जो मस्त होकर अपनी लूडोस का पैकेट लेकर के वहां से जा रहा था। तभी उसकी नजर लेडी बॉस के ऊपर पड़ती है जो बुफेन को रस्सी से बांध रही थी। इसके बाद सीन कट होती है और हमें बैंक के हाथ में जो नूडल बॉक्स था वो नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि लेडी बॉस जिसने बैंक और बुफेन को पकड़ लिया था, वो उन्हें स्कूल की छत पर लेकर के आती है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन उन दोनों को टॉर्चर करने के लिए साथ देती है। उसके बाद लेडी बॉस बैंक को लात मारते हुए काफी ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि सुन उसकी काफी ज्यादा फिक्र करती है। इसके कारण से बैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी पावर रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से मौसम बदलने लगती है। तभी लेडी बॉस बार बार लात मारने के कारण से स्पिरिट जाग जाती है। वहीं वो सिचुएशन देखकर समझ जाती है कि बैंक काफी ज्यादा गुस्से में है और अगर उसे जल्दी शांत नहीं किया जाएगा तो सील टूट जाएगी, जिसके चलते दुनिया का विनाश हो सकती है। इसीलिए वो बैंक को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक गुस्से के कारण उसको इग्नोर कर रहा था। तभी स्पिरिट राइस नूडल का नाम लेती है, जो कि बैंक को काफी ज्यादा पसंद आती है। इसीलिए उसका नाम सुनते ही बैंक शांत हो जाती है और वो शांत होते ही आसपास की वातावरण भी शांत हो जाती है। इसके बाद लेडी बॉस कुछ कहने पर ओल्ड मैन बुफेन का बाल काट कर लेडी बॉस को दे देती है। दूसरी तरफ हम टीचर और स्टूडेंट की एक मीटिंग देखते हैं। वो लोग स्वॉर्ड कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बुफेन वहाँ पर आती है और सबको बताती है कि काफी बुरा हुआ क्योंकि किसी ने बैंक को किडनैप कर लिया है। तो सीन शिफ्ट होती है और हमें बुफेन और बैंक को एक साथ बंधा हुआ देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लेडी बॉस ने बुफेन का बाल काट कर अपना रूप बदल लिया है, मतलब कि वो बुफेन की वेश में आ जाती है ताकि मौका मिलते ही वो सोन को मार सके। ये बात ओल्ड मैन बैंक को बताती है और लेडी बॉस का काम करते ही वो तुम्हें छोड़ देगा। तो ये बुफेन ओल्ड मैन को मस्का लगाते हुए कहती है कि मैं हमेशा से शेडो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता था और अगर आप लोग अभी मुझे शामिल करना चाहते तो मैं गैंग में काफी ज्यादा काम में आऊंगा। लेकिन ओल्ड मैन चालाक था, वो उसकी ट्रिक समझ आती है और उसे मना कर देती है। इस पर बुफेन कहती है कि अगर लेडी बॉस ने आपको यहाँ छोड़ा है तो आप जरूर एक योद्धा होंगे। इसे सुनकर ओल्ड मैन कहती है कि नहीं, मैं कोई योद्धा नहीं बल्कि उसका ड्राइवर हूँ। अब ये बात जानकर बुफेन को पता चल जाती है कि ये एक मामूली सी इंसान है और मैं इसे जलील कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन में योद्धा ही नहीं होते, जिसकी वजह से वो लोग ड्राइवर को शामिल कर रहे हैं। इसे सुनते ही ओल्ड मैन अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना बुफेन को दिखाती है। वो अपनी पावर से बिल्डिंग की सारे विंडो तोड़ देती है। ये देखकर बुफेन का मुंह खुला का खुला हो जाती है। वही बैंक को देखते हैं जिसका स्पिरिट स्वॉर्ड कहती है कि इस ओल्ड मैन के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर है, लेकिन वो किसी को दिखाना नहीं चाहता। इस तरफ लेडी बॉस सभी को लेडी बॉस की सारी कहानियां बताती है, जिसे सुनकर जो कंफर्म करती है कि हाँ ये लेडी बॉस ही है जिसने बैंक को किडनैप किया है। ये सब सुनने के बाद
बाद तेंग ईर्षा को वेंग की स्पिरिचुअल फोर्स डिटेक्ट करके उसका पता लगाने के लिए कहती है। ईर्षा जल्द ही वो अपनी कैमरा और पावर की मदद से वेंग को डिटेक्ट कर लेती है और कहती है कि वो छत पर है। अभी हमें सुन की बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो लोग समझ चुके थे कि वेंग खतरे में है, इसीलिए सुन उसे बचाने के लिए जाएगी। इसीलिए वो अपने आदमियों के जरिए सुन को पट्टी में बांध कर वहाँ से उसे लेकर के जाने लगते हैं और सभी को कहता है कि हमारा टॉप प्रायोरिटी है कि सुन को बचाना है, इसीलिए आप लोग बुरा मत मानना। मगर तभी हम देखते हैं कि सुन अपनी बॉडीगार्ड को ढेर करके मीटिंग रूम में आ जाती है और कहती है कि वेंग मेरा स्पेशल फ्रेंड है, मैं उसे खतरे में देख करके नहीं रह सकती और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे बचाए। जिसे सुनकर सीनियर बॉडीगार्ड इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सुन के साथ बचपन से है और वो ये जानकर काफी ज्यादा खुश होती है कि वो अपना फैसला खुद ले सकती है। और इसके बाद सुन अपनी बॉडीगार्ड गुआ और चेन को लेकर के वेंग को बचाने के लिए जाती है और उनके जाने के बाद सीनियर एक टैंक को सुन की ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए भेज देती है और वो ये भी कहती है कि जरूरत ना हो तो लड़ाई में ना पड़े। इस तरह हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो गाने सुन रहा था, तभी वुफेन वेंग को कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने रियल पावर छुपा रहे हो, लेकिन उसे बाहर आने दो ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। मगर हम देखते हैं कि वेंग उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो तो मस्त होकर सो रहा था वहाँ पर। ये देखकर वुफेन हैरान हो जाती है कि इतना खतरनाक सिचुएशन में भी वो कैसे सोच सकती है। तभी वहाँ पर सुन और उसकी बॉडीगार्ड आ जाते हैं और ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओल्ड मैन अपने एक ही अटैक में सुन की बहुत सारे बॉडीगार्ड को वहीं पर ढेर कर देती है। उसके बाद ओल्ड मैन अपनी पावर से बहुत सारे सेना को बाहर निकालती है। ये देखकर टीचर के साथ साथ सुन की बॉडीगार्ड भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन बीच में सुन आ जाती है और अपनी स्वॉर्ड की पावर से उन सारे सेना को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर वेंग की डैड स्कूल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर जाने के लिए नहीं देते हैं। तभी वे लोग स्कूल के अंदर से धमाके की आवाज सुनते हैं और अगले सीन में हमें ओल्ड मैन की फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो लेडी बॉस की सामने होती है और उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था भले ही ओल्ड मैन ड्राइवर है लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा करीब है। इस तरह ईर्ष्या टैंक को कहती है कि वो फैन काफी ज्यादा बदला बदला लग रहा है, उससे सावधान रहना। इधर ओल्ड मैन और सोन के बीच में लड़ाई हो रही थी जिसकी वजह से सोन उसके सामने टिक नहीं पाती है और तभी ओल्ड मैन सोन को खत्म करने ही वाला था। तभी वहाँ पर बीच में जू आ जाती है और सोन को बचा लेती है। जिससे देखकर ओल्ड मैन कहता है कि मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जवाब में जो उसे सरेंडर करने के लिए कहता है। तभी ओल्ड मैन जो के ऊपर अटैक कर देती है और जो भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ नकली वुफेन सोन को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन सोन का बॉडीगार्ड उसे रोक देती है क्योंकि वह बचपन से ही सोन को हमेशा बचाता आ रहा है। इधर ओल्ड मैन और जो के बीच में फाइट हो रही होती है, तभी वहाँ पर इमोर्टल हीरो की हेलीकॉप्टर आती है जिसके अंदर स्नाइपर होती है। वो लोग स्नाइपर से ओल्ड मैन के ऊपर शूट कर देते हैं और ओल्ड मैन नीचे गिरने लगती है। ये देखकर जो उसके पास जाने लगती है क्योंकि ओल्ड मैन पहले जो का ड्राइवर था और वहीं ओल्ड मैन मरते हुए भी अपना फर्ज निभाती है और अपने शरीर को एक बम की तरफ ब्लास्ट कर देती है ताकि वो जो को मार सके। लेकिन समय रहते ही वहाँ पर डॉग आ जाती है और ओल्ड मैन की शरीर के अंदर से निकला हुआ एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर लेती है जिसकी वजह से जो को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ नकली वुफेन सुन को मारने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ पर काफी सारे इमोर्टल गार्ड आ जाते हैं जिसे देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। तभी उसके पास टैंक आ जाती है और उसको कहीं पर लेकर चली जाती है। अगले सीन में हमें वेंग को दिखाया जाता है। तभी स्पिरिट पूछती है कि हमें रियल वुफेन का क्या करे। इस पर वेंग उसे ही रखकर वुफेन का ध्यान रखने के लिए कहती है और वो यहाँ से बाहर ना जा पाए। दरअसल वेंग को लगता है कि अगर वुफेन कंपटीशन में नहीं आया तो कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि लेडी बस नकली वुफेन कर बाहर घूम रही है। अब अगले दिन कंपटीशन की स्टार्ट करने की तैयारी किया जाता है जहाँ पर वेंग वुफेन को देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि वो स्पिरिट से बचकर कैसे आ गया क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि वो वुफेन नहीं लेडी बॉस है। इसके बाद सब लोग एक क्रिस्टल पर हाथ रख कर कंपटीशन वाली जगह पर टेलीपोर्ट हो रहे थे। अभी वेंग का डैड वहाँ पर वेंग की नाम लेते हुए वहाँ पर आती है, लेकिन उनका पहुंचने से पहले ही वेंग वहाँ से टेलीपोर्ट हो चुका था। वहीं वेंग की डैड को देखकर जो काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करती है और उसकी बर्ताव को देखकर मिसेस पाल को काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके थोड़ी देर बाद वेंग की डैड जो को सील के बारे में सब कुछ बता देती है जिससे सुनकर जो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है।